आपका सैलरी से क्या होता है, एक पोर्शन कट होता है। सैलरी में आपका पकड़ लीजिए आपको कितना मिल रहा है, 12,000 आपको मिल रहा है। 12,000 से आपका कितना होता है, 12% एम्प्लॉई का सैलरी से कट होगा और सेम 12% एम्प्लॉयर भी जमा करेगा। कहाँ पे जमा करेगा, एसपीएफ पे, आरपीएफ पे, ये सब। आपको जो पेंशन मिलता है इन्हीं सब अकाउंट से मिलेगा। ये पीपीएफ अलग चीज है, ये तीनों चीज क्या है, अलग है। सैलरी से जितना भी आपका सैलरी होगा, सैलरी का आपका 12% आपका कहाँ पे जाना चाहिए, ये सब प्रोविडेंट फंड में जाना चाहिए। यही प्रोविडेंट फंड का पैसा जब आप रिटायर हो जाएंगे एज ए पेंशन आपका पास घूम के आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा भी जाता है, एम्प्लॉयर का भी पोर्शन लगता है। कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है, दोनों करता है। कितना करता है, 12%, 12%। अगर 12% से ज़्यादा क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया, अप टू 12% आपका मैंडेटरी है। किसने बोल के रखा है, पीएफ एक्ट ने बोल के रखा है कि कोई भी एक एम्प्लॉई अगर आपका पास एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर को 12% ऑफ सैलरी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंडेटरी लिमिट से अगर ज़्यादा आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको 6% का डिपॉजिट हुआ है आपका अकाउंट में, उसको हम लोग सैलरी बोल के टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉई में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका बेसिक में हम लोग ने टैक्स लगवा दिया है। और बाद में क्या हो जाता है, हम लोग ने बोला था कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई ने क्या कह दिया, ये अपना फ्यूचर का बेनिफिट के लिए ये पैसा क्या कर दिया, पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अभी पीएफ अकाउंट किसका पास रहता है, गवर्नमेंट का पास रहता है। और गवर्नमेंट क्या करता है, पीएफ का पैसा को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। एक एम्प्लॉई ने क्या कर दिया, पीएफ जमा किया। पीएफ कहाँ पे किया, जमा करने के बाद इसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसमें इन्वेस्ट करने का कारण क्या हो गया, गवर्नमेंट का पास क्या आया, पैसा आया, जो अभी वो क्या करता है, दूसरा किसी काम में यूटिलाइज कर सकता है। इसी का कारण क्या करता है, गवर्नमेंट इस एम्प्लॉय को क्या करता है, बेनिफिट दे देता है। क्या बेनिफिट देता है, अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट देता है कि आप इस जगह में इन्वेस्ट किया है बोल के आपको जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उतना का आपका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पकड़ लीजिए आपका कितना था, 10,000 था। 10,000 का सैलरी में आपने 12% आपने इन्वेस्ट किया है, तो कितना हो गया आपका 1200। तो आपका सैलरी से 1200 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, किसका पोर्शन में, एम्प्लॉय का पोर्शन में, एम्प्लॉयर का पोर्शन में नहीं मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग को देखना है कि टाइप ऑफ पीएफ कितना है, 4 आपको मिल रहा है इधर पे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसको क्या बोला है, इसके अंडर स्टैट्यूट क्या होगा, ये आपका बना है। इस एक्ट का थ्रू से ये क्या बोला गया, आपका एक्ट बना है। इसमें गवर्नमेंट का एक्ट का अकॉर्डिंगली अगर ये आपका बना है, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या हो गया, ये भी एक एक्ट के अंडर में फॉर्म हुआ है। इसको कौन रिकॉग्नाइज करके रखा है, इनकम टैक्स का कमिश्नर लोग क्या करके रखा है, इसको रिकॉग्नाइज करके रखा है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, तो इसका भी डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। एम्प्लॉय ने अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये कोई भी स्टैट्यूट का अंडर में या कोई भी एक्ट का अंडर में इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। पीपीएफ, पीपीएफ किसका लिए होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल का जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जिसका कोई एम्प्लॉयर ना हो, उस इंसान को क्या ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये किसको मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रहना पड़ेगा।
तभी आपको ये सब चीज मिल रहा था। यहाँ पे कौन है, पीपीएफ, ये हो गया इंडिपेंडेंट, जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं आदमी लोग, उन लोगों को क्या बोला है, आप लोग इस जगह में इन्वेस्ट करिए, जो भी होगा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये भी कौन सा एक्ट का अंडर में फॉर्म हुआ है, तो इसको भी हम लोग मान के चलेंगे। टैक्स नहीं होगा, कोई बोला टैक्स नहीं होगा, कितना तक, अप टू 12%। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरीली बोल के रखा है कि आपको 12% तक ही आपको जमा करना है। अगर आप 12% से ज़्यादा बेनिफिट पास ऑन कर देता है, तब जाके आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट पास ऑन हुआ है उसी पे ही टैक्स लगना चाहिए। अदरवाइज अगर 10% भी करता है तो भी इसका ऊपर टैक्स फिर से अलग से नहीं लगेगा। नहीं होगा, पीजीपी में क्यों टैक्स होगा? एम्प्लॉय से अगर कोई भी पैसा मिलता है वो कहाँ पे होगा, सैलरी में। पीजीपी में नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि आपको, अगर हमको जहाँ तक पता चल रहा है कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय का अकाउंट में पीएफ दर दे दी। आपको ये क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय का पास पैसा जा रहा है तो टैक्स लगना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अप टू 12% आप जो भी करेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट क्यों होगा, आप सेक्शन 10 में पढ़ा होगा, क्यों होगा बताइए? क्योंकि एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने जब ये कंट्रीब्यूट किया है 12%, क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉई बेनिफिट बोल के यहाँ पे लिख दिया है, पकड़ लीजिए आपका नाम पे 1200 रुपीज़ क्या कर दिया उसने, बेनिफिट बोल के शो कर दिया है। इसका अगेंस्ट में उसने टैक्स तो नहीं दिया है, लेकिन एक्सपेंस तो शो करके रखा है। वहाँ पे अगर एक्सपेंस शो करके रखा है, फिर से इसी का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका ऊपर इसने क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया है, एम्प्लॉयर को क्या मिला है, डिडक्शन मिला है, उसका एक्सपेंस खर्चा दिखा है। खर्चा दिखाने का बाद में अगर फिर से उसी का ऊपर टैक्स लग जाता है तो नहीं, मतलब सेम जगह का ऊपर में 2-3 बार टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन देगा, एसपीएफ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, दोनों में ही, सब में ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई देगा, एक्सेप्ट पीपीएफ। पीपीएफ में कौन रहता है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली खुद ही पैसा जमा करता है, दूसरा कोई उसका लिए कोई जमा नहीं करता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नॉन रिकॉग्नाइज है। इसमें क्यों मिल रहा है, ये भी स्टैट्यूट के अंडर में फॉर्मेशन हुआ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जैसे आपको अभी डिस्कस हुआ था, एम्प्लॉयर का टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ पे टैक्सेबल होगा। कब होगा, 12% से अगर ज़्यादा दे देते हैं, और 12% से कम दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। आरपीएफ में भी टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, आपको तो मिला नहीं, आपको कब मिलेगा, रिटायरमेंट का बाद में। तो रिटायरमेंट का बाद में अगर जो भी पैसा मिलता है तब टैक्सेबल होगा। अभी तो आपको मिला नहीं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट का पास में जा रहा है। आरपीएफ मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड में कोई एक फंड में जाके जमा हो रहा है, आपका पास में कैश रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है, तो अभी इसीलिए ये अभी एट द प्रेजेंट टाइम दिस अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल। पीपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया है, दोनों में कंट्रीब्यूशन करने का बाद में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। पीपीएफ में अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो आपको 9.5% इंटरेस्ट मिल सकता है, पकड़ लीजिए, पर 9% मिल सकता है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट किससे मिलेगा, एसपीएफ से मिलेगा, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, ये रिटायरमेंट का बाद में नहीं, आपको क्या बोल रहा अभी, मंथली जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें अगर जो भी पैसा मिलेगा वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। फिर इसमें आरपीएफ में अप टू
9.5% एग्जेम्प्ट होगा दोनों में ही। अगर 9.5 से अगर आपको क्या मिल जा रहा है 12% मिल रहा है तो एग्जेम्पशन कितना में लगेगा 2.5 में टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 9.5% आपको टैक्स नहीं देना है। अगर 9.5% से अगर ज़्यादा कर दिया जितना ज़्यादा करेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। फिर इसमें भी था आपको क्या आरपीएफ में यूआरपीएफ क्या है अनरिकग्नाइज्ड है। यूआरपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन में आपने क्या कर दिया खुद ही का पैसा खुद को घुमा के मिल रहा है वो क्या होगा नॉट टैक्सेबल क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले टैक्स दे चुका है उसी को आपने जमा किया था। फिर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपने जमा कितना किया था 2000 रुपये इसका ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने टैक्स ले लिया। फिर इसका ऊपर अगर मान लीजिए आपको 200 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है ये 200 रुपये का क्या हुआ नया इनकम आया है तो इसका ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा। ठीक है। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जब आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी आपको मिल जाएगा बाद में हमने क्या बोला था कि अभी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय ने भी क्या किया 2000 रुपये दिया और एम्प्लॉयर ने भी 2000 रुपये जमा किया। ये अभी हमको टैक्सेबल नहीं हो रहा इंटरेस्ट टैक्स लग जा रहा है। एम्प्लॉयर ने पैसे जमा किया है आरपीएफ में जमा हुआ है और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हम अदर सोर्सेस में डाल दे रहे हैं। फिर एम्प्लॉय ने क्या कैसे इंक्रीज एम्प्लॉयर का तो टैक्सेबल हो गया एम्प्लॉय ने भी 2000 रुपया लगाया उसका ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा क्योंकि पहले से लग चुका है उसके इंटरेस्ट लगेगा लगेगा। अभी देखिए ये जो पैसा है यूआरपीएफ में जो पैसा लगा है ये पैसा आपको अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है लेकिन आपको रिटायरमेंट का टाइम में अगर जो भी पैसा मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ पे IFOS में इंटरेस्ट होगा बाकी सब क्या होगा एज ए सैलरी में लग जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लगा था ये सैलरी में लगेगा और ये अदर सोर्सेस में लग जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका ही पैसा घुमा के मिल रहा है रिटायरमेंट का बाद में वो सैलरीज होगा। क्यों सैलरीज होगा क्योंकि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है। ये किस लिए अदर सोर्सेस में जाएगा क्योंकि ये इन्वेस्ट होने का कारण मिल रहा है एम्प्लॉयर का डायरेक्ट थ्रू से उससे पैसा आपको नहीं मिल रहा। ठीक है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। डेफिनेशन हम लोग का अलग अलग था। आरएफए के लिए क्या था अगर हम लोग को रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना था बेसिक डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट जितना होगा परसेंटेज उसको लेना था कमीशन लेना था कमीशन में फिक्स टर्नओवर ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को लेना था बोनस को लेना था और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस को लेना था। डीए नॉट इन टर्म्स मतलब रिटायरमेंट का बेनिफिट में अगर कोई भी इंक्लूड नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करना था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ उसको भी कंसिडर नहीं करना था। एग्जेम्प्टेड अलाउंस एग्जेम्प्टी है उसको कंसिडर नहीं करना था और परक्यूजिव को कंसिडर नहीं करना था। फिर उसका बाद में ही हम लोग आरएफए को कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्रेचुइटी कवर्ड बाय पोगा तब हम लोग बेसिक प्लस डीए ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड बाय पोगा बेसिक डीए प्लस कमीशन था। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में क्या था बेसिक प्लस डीए और बाकी सब केसेस में आपका बेसिक डीए प्लस कमीशन रहता है। तो ये चीज़ आपको रखना था। बेसिक अलाउंस में खाली एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको किसको पकड़ना है ओनली बेसिक को पकड़ना था। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन पकड़ेंगे आपका प्रॉब्लम नंबर 29। आप लोग का जो भी वेब पेज है वो पेज कितना है 89 है उसमें आप लोग को आना है। आप लोग को क्या करना है अभी तीन जन क्या करना है आपको एक जन को बुक में देना है कि डेफिनेशंस क्या है
और उसका बारे में हम लोग को एग्जीबिशन क्या क्या था वो आप लोग को बुक से देखना है, और बाकी 3 दिन को आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, पहला 3 दिन क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी 3 दिन बुक में आप लोग को एग्जीबिशन कितना है क्या है वो हम लोग को बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन था आर इज एन एम्प्लॉय पोस्टेड इन बेंगलोर, वही है प्रॉब्लम नंबर 29। ठीक है, तो अभी हम लोग किसका कंप्यूटेशन निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर आर। असेसमेंट ईयर हो गया आपका 23-24। ठीक है, फिर आपको क्या क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कितना मिल रहा है 10,000 पर मंथ। डीए मिल रहा है कितना 6,000 मिल रहा है, और प्लस कितना है 50% ही आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है। 50% एंटोस को सर्विस बेनिफिट मतलब क्या है, इफ टर्म्स मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है इसका 3,000 ही रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा। फिर भाई साहब को क्या मिल रहा है और साथ में 1.8 का कार मिल रहा है। अगर हम लोग ने अभी हम लोग को क्या देखा था कि कार का कैपेसिटी अगर 1.6 से ज़्यादा हो तो ही हम लोग अलग करेंगे, अदरवाइज हम लोग का अलग था। 1.6 से कम और ज़्यादा का था, तो 1.6 से ज़्यादा मिल रहा है, और प्लस उनको क्या मिल रहा है, ड्राइवर एक मिल रहा है, शोफर मिल रहा है। तो कार का बेनिफिट का भी निकालना है हम लोग को पैसा, और प्लस ड्राइवर बेनिफिट निकालना है। तो लास्ट का 3 लोग को आपको क्या देखना है कि कार का कैलकुलेशन कैसे करता था और ड्राइवर का कैलकुलेशन कैसे कर रहा हम लोग, फिर आप लोग बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। कमीशन कितना मिल रहा है आपको 2% ऑफ 10 lakhs। फिर आपको बोनस भी मिल रहा है 16,000 ना। फिर आपको क्या मिल रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन का पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। कितना दे रहा है 9,000 पर मंथ। ये पर एनम था, ये भी पर एनम था, ये पर मंथ था। कौन सा 9,000 पर मंथ ही है, और आपका बाकी सब सही है। ठीक है, हाँ फर्नीचर भी मिल रहा था साथ में। फर्नीचर कितना है आपका 1,500 पर मंथ। तो मतलब क्या हो गया, आरएफए में हम लोग क्या कर रहे थे, फर्निश और अनफर्निश का पकड़ रहे थे। तो अनफर्निश का 9,000, फर्नीचर का 1,500, वो भी आप लोग को लास्ट का बाकी 3 जन को बताना है। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है 15% है, किसमें पीएफ में। पीएफ में हम लोग का लिमिट कितना था 12%, लेकिन भाई साहब ने एम्प्लॉयर ने कितना कर दिया 15% कर दिया। और आपको उसी में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 14%। इंटरेस्ट आपको कितना मिलना चाहिए था 9.5%। और लास्ट में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का आपका प्रीमियम पेमेंट हुआ है, कितना हुआ है 18,000। ठीक है, तो आपको क्या करना था, सैलरी एज पर एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ था। अभी पहले बताना है हमको कि आरपीएफ का कोई भी सैलरी का डेफिनेशन है, प्रोविडेंट फंड में सैलरी का डेफिनेशन है कि नहीं, वो पहले बताना है। सैलरी का डेफिनेशन आप लोग ने अभी देखा था, और आप लोग का बुक में भी है। हाँ, बुक का कौन सा पेज में है आप लोग का, बुक का लास्ट में आप लोग का पेज में था, सैलरी का चैप्टर निकालिए, वहां पे आप लोग को पेज नंबर होगा पेज नंबर 155।
उनका पेज नंबर 155 आप लोग को निकालना है। मिला है आप लोग को? वहां पे लिखा है सैलरी का पीएफ का डेफिनेशन, पीएफ में सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा? फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट बोल के लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सैलरी स्टार्ट पेज नंबर 155 पेज नंबर 155 ये वाला है पेज नंबर 155 देखिए, नहीं देखना है एक बार है। मीनिंग ऑफ सैलरी मिल रहा है आपको? मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या लिखा हुआ है? रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आपको जो पीएफ है वो रिटायरमेंट बेनिफिट है या नहीं? नहीं है? नहीं है तो क्या होगा? हाँ, रेगुलर बेनिफिट में क्या कितना है आपको? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। सैलरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है? सैलरी लेना है। सैलरी हम लोग का कितना है? 10,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो जाएगा? 120। तीनों में सेम ही होगा ना, अलग अलग होगा? सेम होना चाहिए। फिर बाद में हमको कितना मिल रहा है? डीए। डीए कितना मिल रहा है हमको? 6,000। 6,000 में 50% इज रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 3,000 होगा या 6,000 होगा? 6,000 होगा, क्योंकि डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे पकड़ना है? सैलरी का जब एसपीएफ का कैलकुलेशन करेंगे तभी निकालना है, अदरवाइज बाहर पे पूरा पूरी ही टैक्सेबल होगा। तो 6 × 12 इज 72। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया। खाली रिटायरमेंट बेनिफिट वाला काम हम लोग ने अब तक नहीं किया है। फिर बाद में हमको कितना मिल रहा है? पहले अलाउंसेस को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्या दिया है साथ में? आरएफए दे दिया। आरएफए में हम लोग क्या बोला था कि आरएफए का जो भी सैलरी का डेफिनेशन था उसने क्या बोला था कि आपको ऑल अलाउंसेस का, ऑल टैक्सेबल अलाउंस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले बाकी सब अलाउंसेस को लिख लेंगे, उसका बाद में ही हम लोग आरएफए में आएंगे या बाकी परक्विजिट में आएंगे हम लोग। तो अभी किसको ध्यान पकड़ना है? कमीशन को। कमीशन कितना मिल रहा है आपको? 2% ऑफ 10 लाख कितना होता है? 20,000। तीनों में लगेगा। फिर बाकी कौन रह गया? बोनस। बोनस कैसा मिल रहा है आपको? 16,000। फिर और कुछ है हम लोग को? अभी हम लोग को डायरेक्ट आरएफए में आ सकता है या नहीं आ सकता? आरएफए में आ सकता है। तो पहले अभी हम लोग को कहाँ पे आना है? आरएफए। आरएफए में क्या बोला था? पहले अभी आरएफए में आप लोग को आना है। आरएफए में क्या बोला गया था आप लोग को? आरएफए का कैलकुलेशन कैसे निकालता था हम लोग? अभी पहला बार आरएफए में हम लोग को क्या देखना था? पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये इंसान कौन सा है? गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फिर हम लोग को क्या देखना था कि फर्निश मिल रहा है या अनफर्निश मिल रहा है। इन भाई साहब को दोनों ही मिल रहा है। दोनों ही जब मिल रहा है तो हम लोग को क्या करना है? अनफर्निश्ड प्लस फर्निश्ड का कैलकुलेशन करना था। अनफर्निश्ड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते थे वो आप लोग बताएगा। टेकन ऑन रेंट। ओन बाय एम्प्लॉयर है ये? नहीं है। ये कौन सा है? टेकन ऑन रेंट है। रेंट में हम लोग क्या देखना पड़ता था? एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ
सैलरी। अभी सैलरी का डेफिनेशन क्या था? सैलरी का डेफिनेशन अलग होगा। हाँ, तो पहले हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, सैलरी एज पर आरएफ है। सैलरी का डेफिनेशन में क्या था? हाँ बताइए, बेसिक प्लस डीए नहीं लग रहा है? डीए लगेगा। डीए में अभी, हाँ डीए में अभी इफ टर्म्स है या नॉट इफ टर्म्स है? इफ टर्म्स, नॉट इफ टर्म्स को नहीं करना है, तो इसमें किसको हम लोग करेंगे? 50% ऑफ 6000 या 6000 को कंसिडर करेगा? 50% ऑफ 6000 इज 3000। तो बेसिक कर लिया, डीए भी कर लिया, कमीशन को करना था या नहीं करना था? करना था। फिर बाद में ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आया ना, तो ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो बेसिक कितना है आपका? 10,000। डीए कितना है आपका? 3000। कमीशन कितना है आपका? इसका आपको निकालना है, इंटू 12 करना है कि नहीं? नहीं करना है। सैलरी पर मंथ निकालना है ना, किसका निकालना है आपको? सैलरी पर मंथ निकालना है या पूरे साल का निकालना है आपको? पर मंथ निकालना है, तो इसको 12 नहीं करना है। तो 10,000 हो गया आपको, 3,000 हो गया। कमीशन कितना मिल रहा है आपको? कमीशन आपको कितना मिल रहा है? 20,000 मिल रहा है आपको, 20,000 मिल रहा है। चलिए फिर ऑल अलाउंसेस था। ऑल अलाउंसेस में क्या रह गया आपका? बोनस रह गया, करेक्ट, बोनस 16,000। और कुछ रह गया? नहीं है। लेकिन अभी आप लोग ने गलती कहाँ किया है? गलती एक है, दो गलती है। हाँ, पूरा साल का लिया, बोनस और कमीशन पूरा साल का लिया है जब, वो गलत नहीं है, वो करेक्ट है। सैलरी को पूरा साल का लेना है। सैलरी मतलब क्या होता है? पूरा साल को लेना पड़ेगा। सैलरी 10 इंटू 12 कितना हो गया? 1,20,000। 3 इंटू 12 कितना होता है? 36,000। फिर 20,000 प्लस 16,000 कितना होता है? 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 आ रहा है आपका। बोनस आना था। हाँ, 1,92,000 में आपको कितना मिल रहा है? 15% ऑफ सैलरी कितना होगा? 1,92,000 इंटू 15% इज हाउ मच? 28,800। एक्चुअल आपने कितना पेमेंट किया है? आपने कुछ पेमेंट किया है? एक्चुअल रेंट पेड एम्प्लॉयर ने कितना पेमेंट किया था? हम लोग को क्या देना था अनफर्निश्ड में? एक्चुअल रेंट पेड बाय, तो हमने क्या बोला था कि कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का कॉस्ट कितना था? 9,000 पर मंथ। 9,000 पर मंथ इज 9,000 into 12 is how much? 80? No, 10 कितना? 108. 108। तो दोनों में से हायर या लोअर पकड़ना था? लोअर। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? इसको। अभी अनफर्निश्ड का हम लोग को कितना मिल गया अमाउंट? 28,800। अनफर्निश्ड इज डन। फर्निश्ड में अभी हम लोग को क्या देखना था? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड में कुछ था? वैल्यू ऑफ मतलब फर्निश्ड में कितना था? एम्प्लॉयर का कॉस्ट देखना था और 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट बाय एसेट कॉस्ट और हायर चार्जेस। ये वाला खत्म। अभी हम लोग फर्निश में आ गया। 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट किसका कॉस्ट? फर्नीचर का कॉस्ट और एक्चुअल रेंट। ठीक है, 10% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पे। कॉस्ट दिया हुआ है फर्नीचर का 15,000 पर मंथ इज रेंट। वो भी कौन पे कर रहा है?
एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो 10% ऑफ कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है। एक्चुअल रेंट कितना पेमेंट कर रहे हैं आपने? 9000 तो आपका उसका था, रूम का था। फर्नीचर के लिए आपको कितना दे रहा है? 1500 पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट इज 1500 इंटू 12 इज हाउ मच? 18,000। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये तो नील है, तो आपको नील नहीं पकड़ना है। इसको क्या है? 10% ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो आपको उसको पकड़ना नहीं है। आपको क्या पकड़ना है? खाली एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना पेमेंट कर रहा है? 18,000। तो RF आपका कितना हो गया? 28,800 प्लस 18,000 इज हाउ मच? 46,800। तीनों में आएगा? तीनों में ही आना चाहिए। हम क्या कर दिया यहाँ पे? अच्छा, 46,800 46,800 46,800, ठीक है। फिर क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा? ये दोनों काम खत्म। कार रहेगा। कार कितना था अभी हम लोग का? 1.8 था। अभी 1.8 जो है वह आपका, यह हम हटा दे रहा अभी RF है। 1.8 जो था, आपको कार में क्या देखना था? पहला बात, किसका ओन्ड है था? ओन्ड बाय क्या है? ओन्ड बाय यहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग मानेंगे क्या? एज्यूम क्या करेंगे? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो उसमें अगर एम्प्लॉयर ने मेंटेनेंस किया है, गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का। मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और आप कौन सा काम के लिए यूज कर रहे हैं? बोथ ऑफिस या उसमें था? ऑफिस होने से तो कोई बेनिफिट नहीं है। दोनों काम के लिए, दोनों काम के लिए जब करता है हम लोग को 2400 और 1800 पर मंथ था। तो 2400 कब था? अगर आपका गाड़ी का सीसी कितना? 1.6 से ज़्यादा हो। यहाँ पे 1.6 से ज़्यादा है, तो कार का बेनिफिट कितना होगा? कार का बेनिफिट 2400 पर मंथ इज दिस, प्लस आपको क्या का बेनिफिट मिल रहा है? ड्राइवर का बेनिफिट मिल रहा है। ड्राइवर का बेनिफिट कितना मिलेगा आपको? सीसी का ऊपर बेस था, ड्राइवर में कितना था? 900 एंड 600 आई गेस। तो ये अगर 1.6 से ज़्यादा है तो ड्राइवर को 900 का सैलरी देना था, अगर 1.6 से कम है तो आपको 600 का देना था। 900 इंटू 12 कितना होता है? 24 इंटू 12 इज हाउ मच? 28,800। दोनों में आएगा? तीनों में आएगा। हाँ, ड्राइवर का कितना होगा? 18,000। ठीक है। और क्या रह गया? 10800 ना, वही हम बोल रहे हैं। ठीक है। और कुछ रह गया? PF रह गया हम लोग का। बाकी सब लोग में आप लोगों को प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। आप इसको देखिए तो 28,800 प्लस 10,800 कितना आ रहा है? 39,600 आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगी आपके पास? कुछ रहा आपका पास? कैसे नहीं रहा? ये वाला सैलरी का काम खत्म हो गया, रिटायरमेंट खत्म, ड्राइवर का काम खत्म, कमीशन खत्म, बोनस खत्म, RFA भी खत्म है। रेट कौन सा क्या है? PF। अभी हम लोग को डायरेक्ट मेन वाला काम में PF में आना है। ठीक है, ये मिटा सकते हैं अभी। PF का भी आप लोग डेफिनेशन बताइए। PF में क्या था? PF आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। PF टैक्सेबल, हम लोग टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल ये देखना था।
ठीक है। पीएफ में क्या है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है 15%, ठीक है। एसपीएफ में कहीं पे लिखा हुआ लिमिट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में लिमिट है बोल के लिखा हुआ है कहीं पे, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नहीं है। तो इसने अगर 15% ऑफ सैलरी दे दिया है तो इसके ऊपर टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। टैक्सेबल कहाँ होगा, आरपीएफ में होगा। आरपीएफ में कितना होगा 15% माइनस 12% इंटू सैलरी। सैलरी कितना है हम लोग का, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। बेसिक हम लोग का कितना था 1,20,000, बेसिक हम लोग का कितना था 1,20,000। ये हम पीएफ का डेफिनेशन में कर रहे हैं अभी। सैलरी अकॉर्डिंग टू पीएफ, बेसिक खत्म, डीए इज 72,000 में अभी हम लोग को 72,000 पकड़ना है या 36,000 पकड़ना है, 36,000 पकड़ना है। फिर कमीशन पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, अभी टर्नओवर फिक्स टर्नओवर ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, उसमें कितना पकड़ना है 2%। कितना था आपका 20,000, आपको कितना आ रहा है 5, 6, 7 176 है। 176 का 3% निकालना है। टैक्सेबल कहाँ होगा 5280 लगेगा। और यूआरपीएफ में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। फिर अभी आपको कहाँ पीएफ का कंट्रीब्यूशन हम लोग ने दे दिया है, फिर हम लोग को कहाँ पे देखना था, इंटरेस्ट में देखना था। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है 14%। आपको कितना का ऊपर टैक्सेबल था, ये आपका था कंट्रीब्यूशन और ये आपका था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है 14% माइनस कितना का था 9.5%। ऑफ क्या है, आपको कितना तक एग्जाम था 14,000 मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 14,000। ये देखिए 14,000 फॉर 14%, मतलब 1% के लिए कितना होगा निकाल लिया है। फिर 9.5% के लिए कितना होगा वो निकाल लीजिए। 14,000 माइनस ये वाला करने के बाद जो भी निकलेगा उसको लेस कर देना है। 14,000 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइड इंटू 9.5 कितना होता है, कितना होता है 9,500। 14,000 माइनस 9,500 कितना होता है 4,500। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, आरपीएफ में होगा, यूआरपीएफ में नहीं होगा, एसपीएफ में नहीं होगा। इतना खत्म है। फिर उसके बाद और कुछ बच गया हम लोग के पास, नहीं बचा है। लाइफ इंश्योरेंस का वो तो इन्वेस्ट किया है, तो क्या है इन्वेस्ट किया है, उसका क्या है डिडक्शन मिलेगा। कहाँ पे ईटीसी में मिलेगा। तो हम लोग को अभी टोटल सैलरी मिल जाएगा, वो आप लोग को खुद से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में इसको डिडक्शन दे देना है। यहाँ पे आप लोग को क्या बोला था कि सैलरी खाली कैलकुलेट करना है, आप लोग को डिडक्शन का बाद में टोटल इनकम कैलकुलेट करने नहीं दिया है। अगर सैलरी का इनकम पकड़ना है तो हम लोग ने यहाँ तक ही हम लोग का काम खत्म है। इस डिडक्शन को कब कंसिडर करा जाता है, जब ग्रॉस टोटल इनकम का बाद में हम लोग ने डिडक्शन अगर जब दे देता है उसका बाद में ही डिडक्शन का काम आता है। यहाँ पे क्या था, सब इनकम को हम लोग पहले कंसिडर करेंगे। सैलरी को कंसिडर कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर लिया, कैपिटल गेन सबको कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद में क्या आएगा जीटीआई। जीटीआई का बाद में क्या आता है हम लोग का डिडक्शन। डिडक्शन तभी जाके होगा। अगर आप लोगों को करना है आप लोग कर सकते हैं डिडक्शन को लेके। फिर उसका बाद में आप लोगों को क्या निकालना है टैक्सेबल कितना है और उसके ऊपर रेट कितना लग रहा है, टैक्स लायबिलिटी आप लोग को कैलकुलेट करके लाना है। हो जाएगा, ठीक है। फिर आज को इतना ही, कल को जो भी और एक सम रह गया है आप लोग का
वो वाला कल डिस्कस होगा। अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, तो उसके बाद अगर वहाँ पे कहीं पर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 29 आपका हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 30 आपको पढ़ना है, उसमें कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताइए आप। कौन है यहाँ पे? आर है, रिटायर हो गया। तो रिटायर होने से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है? ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, फिर कौन था? पेंशन, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, वीआरएस। ठीक है, तो ग्रेच्युटी में क्या हो रहा था याद करना है। यहाँ पे इन सबको क्या क्या मिल रहा है, कब रिटायर हुआ है, इतना को, और कितना साल तक काम किया है, 18 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। पहले ग्रेच्युटी का अगर फोगा में अगर कवर्ड होगा तो उसको 19, और फोगा में कन्वर्ट क्या होगा, कवर्ड नहीं होगा तो आपको नहीं करना है। फिर पेंशन में कवर्ड कर राउंड ऑफ करना था या नहीं करना था, नहीं करना था। फिर बाद में वीआरएस में आपको राउंड ऑफ करना था या नहीं करना था, नहीं करना था। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनको क्या मिल रहा है? ग्रेच्युटी। क्या मिला हमको रिटायरमेंट बेनिफिट में? 96,000 मिला है, तो हम लोग को ग्रेच्युटी देखना पड़ेगा। फिर नॉट कवर्ड अंडर होगा तो इसमें राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें कितना पकड़ना है? 18 ईयर्स पकड़ना है। फिर एवरेज सैलरी आप लोग का 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में से एवरेज सैलरी ऑलरेडी निकाल के दिया होगा, तो आपको क्या पकड़ना था? हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ये था। तो यहाँ पे 8,200 इंटू 18 इंटू हाफ। फिर बाद में और भी था 3-4, उसको भी पकड़ना था। फिर आपको क्या मिल रहा है? पेंशन भी मिल रहा है। तो ये पेंशन क्या हो गया, कम्यूटेड या अनकम्यूटेड? अनकम्यूटेड या कम्यूटेड? कोई भी अगर पेंशन आपको मिला हो क्या होता है? अनकम्यूटेड होता है। मंथली जो भी मिल रहा है वो क्या होता है? अनकम्यूटेड। टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा। फिर बाद में क्या हो गया? 70% ऑफ कम्यूट कर दिया। जैसे डिस्कस होता है कि 2 ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं, तो 70% कम्यूट कर दिया। तो 70% जब कम्यूट किया है, कम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। कितना लिमिट है? लिमिट रहता है इसका, ठीक है, वो आप लोग को देखना है। 1/2 या 1/3 था। 1/2 कब था? ग्रेच्युटी। अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है तो आपको हाफ, और आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा तो 1/3 था। वैसा था ना उल्टा था? कंफर्म करिए। पेंशन में क्या था? 1/3 कब था, 1/2 कब था? उल्टा था। ठीक है, ये हो गया बेसिक, हो गया आपका। बेसिक में टैक्स लगेगा। एचआरए आप लोगों को कैलकुलेट करना है। एचआरए में क्या क्या था? 3 ऑप्शन था। क्या क्या था बोलिए? 3 ऑप्शन था। एक्चुअल रेंट, वो तो सबको इजीली आ जाएगा। एक्चुअल रेंट था। फिर 20 लाख रेंट भी में नहीं आएगा। रेंट आप 20 लाख रुपए का रेंट दे नहीं रहे यहाँ पे, कोई याद करके बोलिए। पहला तो ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय एक्चुअल रेंट 50 और 40%, दो ही था, 50 और 40%। नेक्स्ट क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का डेफिनेशन क्या था? ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाएगा। रेंट पेड बाय हिम कितना है वो भी निकाल दिया है। रेंट पेड में कहाँ पे लगेगा? इसमें लगेगा, थर्ड ऑप्शन में लगेगा आपका। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2 टाइप का था। पहला क्लास में एंटरटेनमेंट अलाउंस डिस्कस हुआ था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से आपको एग्जाम होता है। और एग्जाम कितना होता है? फुली भी एग्जाम होता है या 500 पर मंथ बोल के होता है? कितना होता है?
वो भी चेक करिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज एग्जेम्प्टेड अप टू अ लिमिट ऑफ, कोई एक अमाउंट होगा, बताइए। मिला? कितना था? एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको 3 लोएस्ट ऑफ दी 3 था। पहला क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो हम बता देंगे, बाकी तो आप बताएंगे। सैलरी का फर्स्ट डे का डिस्कशन यही था। क्या था? सर क्या बोला? एंटरटेनमेंट अलाउंस किसका लिए टैक्सेबल होता है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होता है। ठीक है, उतना में प्रॉब्लम है नहीं है। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग को एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एग्जेम्प्ट अप टू अ लिमिट ऑफ दीज 3 कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 5000 और 1/5 ऑफ द सैलरी। इन तो तीनों में से जो भी लोवेस्ट होगा उतना का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप कौन होना पड़ेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा। करेक्ट है? देखा है कि नहीं ना? हाँ ऐसे ही पढ़ा है, याद आ गया आपको। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस क्या कर दिया? बेसिक तो सब में लगना है। रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद तंगी आ गया भाई साहब को कि खाना पीने का पैसा नहीं मिल रहा है, फिर से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में अभी बेसिक में तो लगेगा। मेडिकल अलाउंस अभी हम लोग पढ़ा था, मेडिकल बेनिफिट होने से एग्जेम्प्ट होता, मेडिकल अलाउंस हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल। फिर रेंट फ्री हाउस आपको मिल रहा है। रेंट फ्री हाउस क्या हो गया? HRA है या RFA है? RFA है। डायरेक्ट एरो है। फिर की हो रेंट फ्री एकोमोडेशन पैसा तो दीवाना। तो फिर बाद में क्या आ गया? कार के लिए आपको क्या मिल रहा है? रजिस्ट्रेशन जा रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन कब हम लोग पकड़ते हैं? किसी को याद है? कार का यूसेज में डेप्रिसिएशन हम लोग कब कंसिडर किया जाता है? बताइए। डेप्रिसिएशन का जो क्लोज है वो हम लोग कब कंसिडर करते हैं? इन केस ऑफ यूसेज ऑफ अ मोटर कार, पर्सनल पर्पस। कब होता है? पर्सनल पर्पस में। पर्सनल पर्पस में आपको क्या पड़ता है? डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस था। और डेप्रिसिएशन कब था? ओनली डेप्रिसिएशन कब था? डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस कब था? जब कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। डेप्रिसिएशन कब पकड़ना था? कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है। सैलरी ऑफ ड्राइवर कितना होगा? फुल्ली होगा 1600 पर मंथ बोल के था आपका। फिर 60% 40%, इसका कोई मतलब होता है? कार का यूज 60% 40% कुछ मतलब होता है? नहीं होता। ये चीज़ हम लोग को फिर से एक्सपेंसेस को 60-40 का रेशियो में डिवाइड नहीं करना है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिस और प्राइवेट आ गया तो डायरेक्ट अमाउंट में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। अमाउंट कितना था? 24 और 1800 था। तो बाकी सब लोग आप कर लेंगे। आप लोग अगर ट्राई करिए कि ये वाला कर लेंगे। ठीक है।